ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही छोटे से रैपिड रिवीजन के अंदर, जिसका चैप्टर का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आप सभी आज मुझे देख पा रहे हैं नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज के इस चैनल पर, जहां पर हम देश का भविष्य बनाते हैं। देखो भाई, तैयारी तुम्हारी अच्छी चल रही है, मुझे उम्मीद भी है कि तुम आपका अच्छे से पढ़ लिए होगे। बट इन केस अगर तुमने ये चैप्टर पूरा नहीं देखा है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि आप चैप्टर को भी जरूर देखें। अगर आप पहले से ही पढ़ के बैठे हैं तो ये रैपिड रिवीजन आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। बट अगर किसी ने अभी तक आपका पढ़ाई नहीं की है तो एक बार वो देख ले, और उसके बाद अगर इसको भी देखेगा तो मजे ही मजे। समझ रहे हो मेरी बात? तो चलो फिर आज आपका शुरू करते हैं हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इस बहुत ही बेहतरीन से चैप्टर के अंदर। पर उससे पहले तुम्हारे लिए दो बातें। एक तो सबसे पहले तुम्हें अपना लक्ष्य बिल्कुल याद होना चाहिए, जैसे श्री राम को अपना लक्ष्य याद था। अर्जुन को एक आंख दिख रही थी आपका सिर्फ मछली की, और एकलव्य को अपने आप का बेसिकली तीर दिखाई दे रहे थे कि उसे कहां लगाने हैं। ऐसे ही तुम्हें भी एक लक्ष्य साधना है, उस लक्ष्य के साथ तुम आपका बने रहो और उन चीजों को आपका लेकर चलते जाओ। कान में लगाओ ईयरफोन, और बिल्कुल जैसे तुम रील्स स्क्रॉल करते हुए जाते हो वैसे ही इस चैप्टर को आज मैं समझाने जा रहा हूं। कम समय में पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, यह मेरा वादा है। करते हैं शुरू। देखो, अब सबसे पहले जब मैं आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करता हूं तो मानव को यह सबसे पहले समझ में आता है कि वो अब पृथ्वी की गहराइयों में जाने वाला है। तुम आसमान की ऊंचाइयों में जाते हो तो 100-200 लेकर आपका बिल्कुल नीचे उतर सकते हो, बट जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जाओगे तो सिर्फ अगर आपका नीचे से टॉर्च लेकर चले गए तो बहुत गहराइयों में जाने के बाद आपका सिर्फ वहां से फॉसिल्स निकलते हैं। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करें तो जैसे सबसे पहले हमारे पास कुछ सोर्स है कि जो हमारा अर्थ का रेडियस है दैट इज अराउंड 6370 किलोमीटर के करीब। ठीक है, अगर मैं आपका बात करूं कि हमें सेंटर ऑफ द अर्थ तक अगर जाना है तो भैया वो बहुत ही आपका कहानी खराब हो जाएगी। बट पृथ्वी के अंदर आपका क्या क्या है, इस बात को समझने के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेज मिलते हैं। उन सोर्सेज में दो तरीके के सोर्सेज आपको दिखाई देंगे, एक होते हैं डायरेक्ट सोर्सेज और एक होते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। अगर मैं डायरेक्ट सोर्सेज की बात करूंगा तो डायरेक्ट सोर्सेज में जैसे आपका अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें कौन कौन से हैं, और इनडायरेक्ट सोर्सेज में भी अभी आपका मैं बताने वाला हूं तुमको कौन कौन से हैं। डायरेक्ट सोर्सेज के अगर तुम तौर पर जाते हो तो देखो जरा, जैसे अर्थ के इंटीरियर में तुम जाना शुरू करते हो तो तुम्हारे पास सबसे पहले एक लेयर आती है अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, उससे ऊपर आपका क्रस्ट होती है, फिर आउटर कोर और इनर कोर। अगर तुम आपका कहीं अपर मेंटल के थोड़े से ऊपर पार्ट पे हो तो लगभग 70 किलोमीटर का डिस्टेंस तुम ट्रेवल कर चुके हो। इतनी गहराई में जाना आपका बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमने आपका जब इस चैप्टर के बारे में और भी पढ़ाई की थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि बहुत ज्यादा आपका एक जगह पर हमने एक्सपेंड किया है और ओशियंस में हमने जाकर उस थ्योरी को पूरा समझने की कोशिश की। बट अगर तुम आपका गुटनबर्ग यहां पर देखोगे ना, जैसे आउटर कोर तक अगर तुम चले गए हो तो लगभग 2900 किलोमीटर तक का तुम डिस्टेंस आपका कवर कर कर जा चुके हो। अब देखो इसमें ना, जैसे एक लेयर से दूसरी लेयर में अपन जाते हैं तो हमें दोनों लेयर का आपका कुछ ना कुछ क्रक्स मिलता है। ऐसे ही जैसे सबसे पहले आपका तुम्हारे पास अगर तुम जाओगे तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट वाला जो इलाका है इसमें सियाल देखने को मिलता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का कंपोजिशन है। इन दोनों के बीच में आपका जो बेसिकली एक गैप आता है उसको हम कहते हैं कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। ऐसे ही तुम आपका लोअर क्रस्ट और फिर आपका अपर मेंटल वाले यहां पर आओगे ना तो यहां पर मोहो डिस्कंटिन्यूटी आपको तुमको दिखाई देती है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल वाली साइड जाओगे, इन दोनों के बीच में रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जाओगे तो गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में देखोगे तो लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। इनके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिथोस्फीयर, और ये लिथोस्फीयर ऐसा माना जाता है कि ये लिथोस्फीयर इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर आपका तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। एस्थेनोस्फीयर मोस्टली आपका जो है ऐसा बताते हैं कि ये सॉलिड मैग्मा वाले फॉर्म में आपको मिलेगा। फिर अपर मेंटल से लेकर और यहां जब तुम आपका लोअर मेंटल पर खत्म करोगे तो इसको मीजोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, और आउटर कोर से लेकर इनर कोर की तरफ जाओगे तो इसको बेरिस्फीयर के नाम से भी आपका जाना जाता है। अब अर्थ के अंदर से अगर मैग्मा निकल कर आ रहा है तो वो मैग्मा हमें अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से मेटल हैं, क्या वहां पर सियाल मिल रहा है, क्या वहां पर सीमा मिल रही है, क्या वहां पर आपका आयरन और आपका जो है एल्यूमिनियम वगैरह कुछ दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपका जो है निकल दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें अगर हमको पता लगेंगी तो ये कैसे पता लग रही है, जब मैग्मा आपका निकल कर आ रहा है। अब देखो, जैसे इनडायरेक्ट सोर्सेज के आपका बहुत सारी चीजें हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज में हमारे पास सबसे पहले जो आपको पता लगता है वो होती है वेव्स। जैसे अगर मैं आपका बात करूं कि अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक से पहले आपका दो तरीके की वेव्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी वेव और एक होती है सरफेस वेव, या हम उनको सेकेंडरी वेव के नाम से भी जानते हैं। जैसे अब पी वेव्स और एस वेव है, तो पी वेव और एस वेव में पी इज फॉर प्राइमरी वेव्स एंड एस फॉर सेकेंडरी वेव। पी वेव्स आती सबसे पहले हिट करती हैं आपका बिल्कुल हमारे अर्थ को, बट वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाने का काम नहीं करती हैं। सरफेस वेव्स जो होती हैं वो आपका डिस्ट्रक्शन लेकर आती हैं। सेकेंडरी वेव्स में भी प्राइमरी वेव्स के जस्ट थोड़ी सी बाद आपका वो हिट कर कर जाती हैं।
अगर तुमको एक और बात बताऊं कि जैसे एपिसेंटर होता है और हाइपोसेंटर होता है, ये आपका कैसे पता लगेगा अर्थक्वेक के फॉर्मेशन में? एपिसेंटर जो पॉइंट होता है, इट इज द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस विच एग्जिस्ट डायरेक्टली अबव द पॉइंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर जहां से अर्थक्वेक का आपका बेसिकली ओरिजिन होगा उसको हम फोकस या हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं, और जहां पर आपका सबसे पहले जाकर वेव्स टकरा रही होती हैं, समझ रहे हो मेरी बात? जहां से, ठीक है, जहां से आपका जैसे तुम देखोगे एपिसेंटर और हाइपोसेंटर को अगर तुम देखते हो तो एपिसेंटर और हाइपोसेंटर में क्या डिफरेंस है? हाइपोसेंटर वो जगह होती है, या फोकस भी कहते हैं इसको, जहां से हमारा आपका क्या निकलता है, जहां से हमारी आपका वेव्स निकलती हैं, या वो पॉइंट होता है जहां से अर्थक्वेक आपका राइज होता है। एपिसेंटर क्या होता है? जस्ट अबव द हाइपोसेंटर, जहां पर आकर सबसे पहली बार आपका वेव्स टकराती हैं। अब इसी वेव्स में आपका जैसे तुम जानते हो तो यहां पर हमें सिस्मिक वेव्स के तौर पर भी जानते हैं, और यहां पर हम आपका क्या करते हैं, इनको शैडो जोन्स को भी आपका रखते हैं। अब जैसे शैडो जोन क्या होते हैं, जहां पर प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव जिस इलाके में नहीं पहुंच पाती हैं उसको हम शैडो जोन के नाम से जानते हैं। अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें। देखो पी वेव्स में आपका अगर तुम्हें पूछे कि पी वेव्स में क्या क्या लिखना है, सो दीज आर वाइब्रेटिंग पैरेलल, मतलब आपका ऐसे कर नहीं जाती है, एक के बाद एक को टकराते हुए दिखाई देती है, है ना? ये मोस्टली आपका साउंड वेव की तरह बिहेव करती है। अगर मैं एस वेव की बात करता हूं तो एस वेव आर आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी वेव। और एक और चीज याद रखना, पी वेव आपका किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, चाहे वो आपका सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो आपका कोई आपका गैसियस मीडियम हो। बट जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एस वेव्स किस में ट्रेवल करेंगी? सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करेंगी। और ये जो है ना एस वेव्स, ये वाइब्रेटिंग वेव्स के नाम से भी जानती हैं, क्योंकि ये ऐसे कर आपका लहर की तरह एकदम फॉर्मेशन अपना दिखाती हुई दिखाई देंगी। अगर मैं बात करूं तो ये 103 से लेकर 142 तक जो आपका जोन दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली आपका नो डायरेक्ट पी वेव्स वाला आपका जोन है। और अगर तुम यहां पर देखोगे तो यहां पर पी वेव शैडो जोन आपका बनता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। ऐसे ही आपका 103 से 103 वाला जो है, ये यहां पर किसी भी तरीके से कोई डायरेक्ट एस वेव्स आपको दिखाई नहीं देती हैं। अब एस वेव्स नहीं दिखाई देती है, इसका मतलब है कि यहां पर सेकेंडरी वेव्स आपका ट्रेवल नहीं कर सकती। देखो एनसीईआरटी में आपका कुछ और भी लिखा हुआ है, 105 से आपका डिनोट कर रखा है, बट वैसे अगर तुम देखोगे ना आपके हिसाब से तो 103 भी आपका तुम्हें आंसर में दिखाई दे सकता है। अब जैसे अगर टेक्टोनिक अर्थक्वेक के हिसाब से चलेंगे तो दीज आर जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग अ फोल्ड प्लेन, ठीक है। और यहां से हमारे पास आपका सबसे पहले आते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक। वोल्केनिक अर्थक्वेक क्या होता है? जो कि मोस्टली आपका जैसे वोल्केनोज के कारण या टेक्टोनिक अर्थक्वेक या टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण आपका अकर हुए होते हैं। अब इसके बाद अगर मैं आपका वोल्केनोज की बात करूं तो वोल्केनो एक आपका क्या है? वोल्केनो आर द प्लेस जहां पर आपका गैसेस, एशेस, मोल्टन रॉक, ये सारी चीजें आपका निकल कर आती हैं। और वोल्केनो आपका जो है बेसिकली अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे सबसे पहले एक एक्टिव वोल्केनो होता है, जैसे हमारे पास इंडिया में अगर मैं बात करूं अंडमान निकोबार के अंदर, तो वहां पर एक बैरन आइलैंड दिखाई देता है। उस बैरन आइलैंड को हम आपका एक्टिव वोल्केनो के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपका सो गए होते हैं, डोरमेंट कहा जाता है जिनको, जो कि बहुत सालों से आपका नहीं फटे हैं। और एक होते हैं एक्सटिंक्ट, जो कि खत्म हो चुके हैं। अब देखो अलग अलग आपका हमारे पास है, जैसे शील्ड वोल्केनो होता है, ये बहुत ही लार्ज ब्रॉड शेप का होता है और इसमें आपका बेसिकली लावा जो है वो फ्लूइडिटी के साथ आपका निकलता रहता है। एक होते हैं कॉम्पोजिट वोल्केनो, ये स्टीप शेप के होते हैं, स्टीप शेप में आपका सिमेट्रिकल एक्सप्लोसिव इरप्शन आपका होता रहेगा। एक होते हैं लावा डोम शेप के, ऐसा डोम शेप आपका ऊपर से दिखाई देगा। और एक होते हैं सिएंडर वोल्केनो, ठीक है, जहां पर ऐश रॉक्स आपका जो है सारी एक साथ आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। अब इसमें भी आपका जैसे टाइप ऑफ इरप्शन दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है एक्सप्लोसिव और एक हो सकता है एफ्यूजिव। एक्सप्लोसिव की बात करें तो वहां पर एसिडिक लावा रहता है, विस्कस मैग्मा है, स्लो फ्लोइंग रहेगी। बट जब अपन एफ्यूजिव की बात करेंगे तो वो बेसिक लावा है, फैलेगा ज्यादा, विस्कोसिटी ज्यादा है और वो फास्ट फ्लोइंग आपको देखने को मिलेगा। अर्थ के वोल्केनो के अंदर, अब इस वोल्केनो में दो तरीके के आपका हो सकते हैं, एक तो जो अंदर ही अंदर आपका अलग अलग लैंडफॉर्म बनाए पृथ्वी के अंदर, और एक होते हैं जो बाहर आकर आपका बेसिकली अलग अलग लैंडफॉर्म बनाता है। इनसे बनने वाले अलग अलग लैंडफॉर्म के नाम है, जैसे सिल हो गया, डाइक हो गया, उसके बाद आपका जो है लेपोलिथ हो गया, लेकोलिक हो गया, फेकोलिथ हो गया, है ना। तो ये सारे आपका जो नाम है ये लैंडफॉर्म के नाम है, जो कि अलग अलग लैंडफॉर्म आपका बनते हैं किससे? वोल्केनो से तैयार होते हैं। अगर तुम्हें ये पूरा चैप्टर आपका समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने अच्छे अच्छे आपका व्यूज और अच्छा अच्छा प्यार जरूर दिखा के जाना, ताकि मुझे ये पता लग पाए कि हाँ सर ये चैप्टर आपका रिवाइज हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस साल आपका बहुत ही ज्यादा धमाके मचाएंगे, बिकॉज यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स। कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग एंड लेडीज एंड जेंटलमैन कीप स्टडिंग, बिकॉज यू विल चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।